मिस्टर और मिसेस बीस्ट किस्त नंबर 8। ढोलकी के बाद सब लोग खाने की मेज़ पर खाने से इंसाफ कर रहे थे। खाने की मेज़ पर सुल्तान हवेली के तमाम लोग और काराबी मैंशन की बस जवान नस्ल मौजूद थी। फरहान हनान के साथ ही बैठा था, जबकि उसके बिल्कुल सामने वाली कुर्सी पर बरान बैठा था, जिसे वह मुकम्मल तवज्जो से देख रहा था। दूसरी तरफ बरान बार बार चोर नज़रों से मरियम को देख रहा था, जिसे फरहान ने बाखूबी नोट किया था। परसों निकाह का फंक्शन है बहू, इंतज़ामात कैसे चल रहे हैं? अब्बा हजूर बोले। अल्हम्दुलिल्लाह अब्बा हजूर, इंतज़ामात तकरीबन मुकम्मल हैं, आयशा सुल्तान बोली। और बच्चों की शॉपिंग कहाँ तक पहुँची है? जी अब्बा हजूर, कल मैं और हमना जाएंगे शॉपिंग के लिए। फ़ातिमा और रुबाब भी हमारे साथ जाएंगी। इंशाअल्लाह हो जाएगा, आयशा सुल्तान ने बताया तो वो मुतमईन हो गए। बच्चियों को साथ ले जाते, ना अपनी पसंद से शॉपिंग कर लेती? अब्बा हजूर ने तजवीज़ पेश की। जी अब्बा हजूर, अभी सिर्फ निकाह की शॉपिंग करेंगे, हम खुद बाकी शादी की तैयारियां यही करेंगे अपनी मर्ज़ी से, हमना सुल्तान बोली। चलो जैसे तुम ख़वातीन को मुनासिब लगे। फरहान, अब्बा हजूर ने उसे पुकारा। जी तुम शादी में आ रहे हो ना? जी जी बिल्कुल अब्बा हजूर, मैं तो आऊँगा ही, फरहान मिस्ट्राई अंदाज में बोला। सब लोग खाने से तकरीबन फारिग हुए तो मुलाजमा मीठा ले आई। सकीना, रुदाबा सुल्तान ने मुलाजमा को मुखातिब किया। जी बीबी, शाजिया नज़र नहीं आ रही आज, रुदाबा सुल्तान ने पूछा। सब उनकी तरफ मुतवज्जो हुए। बीबी जी, दरअसल वो सफाई करते वक्त उसके बालों पर तेज़ाब गिर गया था, अस्पताल में है जी। ओहो, अल्लाह शिफा दे, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो ज़रूर बताना। जी बीबी, मुलाजमा कहती जा चुकी थी, जबकि मरियम के कानों में अभी तक उसके अल्फाज गूंज रहे थे। उसके बालों पर तेज़ाब गिर गया था, तेज़ाब गिर गया था, तेज़ाब, बाल। माजी का अक्स एक बार फिर मंजर फरमा हुआ था। उसने बेसाख्ता अपने बालों को छुआ। मरियम, मरियम क्या हुआ बेटा? आयशा सुल्तान ने उसे कहा, जो खोई हुई हालत में थी। मेरे बाल। वो दीवानावार अपने बालों को पकड़ने लगी। सब लोग एक ही दम परेशान हो गए और अपनी जगह से खड़े हो गए। हातिम भागकर इसके पास पहुंचा। तुमके हाथ लगाने की देर थी पहुंचा हातिम के हाथ लगाने की देर थी कि उसने चीखना शुरू कर दिया। नहीं नहीं, दूर 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 रहो, दूर रहो, मेरे बालों को कुछ मत करना। वो दीवानावार बोले जा रही थी। बोलते बोलते वो ज़मीन पर जा बैठी। उसका सांस उखड़ने लगा था। फरहान साकित नज़रों से उसे देख रहा था। फरहान जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा। उसने मरियम को शानों से थामते अपने सामने किया। मरियम, मरियम, उसने तकरीबन उसे झंझोड़ते हुए कहा। कुछ नहीं हुआ, मेरी तरफ देखो। फरहान उसका चेहरा हाथों के प्याले में भरते हुए बोला। मरियम ने उसकी आंखों में देखा। उसका सांस उखड़ने लगा था। वो मेरे बाल, मेरे बाल, वो मुझे मार देगा, वो फिर चीख चीख कर बोली। ये कि बेसाख्ता फरहान ने उसे अपने सीने से लगाया। उसकी ये हरकत देखते बरान और हातिम समेत सबने सिवाय बड़ों के उसे अजीब नज़रों से देखा। हातिम ने आगे बढ़ते मरियम को फरहान से अलग करते फरहान को धक्का दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की? हातिम फरहान पर धाड़ा था। छोड़ो इसे, वो कोई खिलौना नहीं है, उसकी हालत देखो। बरान ने आगे बढ़ते मरियम को हातिम से लेते अपनी तरफ किया। मरियम, मेरी तरफ देखो। कुछ नहीं हुआ। बरहान उसे रिलैक्स कर रहा था, जबकि हातिम अभी तक फरहान को खूनख्वार नज़रों से देख रहा था। इतने में माहीन मरियम का इनहेलर ले आई, जिसे बरहान ने पकड़ते उसके मुंह के पास पंप किया। एक दफ़ा, दो दफ़ा उसका सांस बहाल हुआ तो बरहान और बलाज ने उसे सहारा देते सोफे पर बिठाया। बरहान खड़ा होता उनकी तरफ बढ़ा ही था कि अचानक हातिम फरहान की तरफ बढ़ते उस पर मुक्कों की बरसात करने लगा। मैंने तुझे खबरदार किया था ना कि मेरी बहन से दूर रहें। तूने हाथ भी कैसे लगाया मेरी बहन को? वो पागलों की तरह उसे मार रहा था, जबकि बाकी सब उन्हें छुड़ाने में लगे थे। अचानक फरहान उसे धक्का देते खड़ा हुआ और हातिम के मुंह पर दो मुक्के जुड़े। लगाऊंगा हाथ, समझा तू? और तेरी बहन? हाँ, फरहान बोला। अभी वो मज़ीद बोलता कि आयशा सुल्तान जल्दी से उसके आगे आई। प्लीज़ चुप हो जाओ फरहान, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। आयशा सुल्तान ने उसके सामने हाथ जोड़े। मम्मा क्या कर रही हैं? हातिम ने उन्हें दूर किया। चुप हो जाओ तुम, आयशा सुल्तान हातिम से बोली। क्यों चुप हो जाऊं? कोई भी आकर मेरी बहन को हाथ लगा दे और मैं चुप हो जाऊं? मरियम ने रोना शुरू कर दिया। उससे मज़ीद बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बलाज ने उसे अपने सीने से लगाया। बस कर दो तुम दोनों, खुदा का वास्ता है, बलाज बोला। क्यों बस कर दूँ मिनिस्टर साहब? मेरा हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता, फरहान तंजिया लहजे में बोला। कौन सा हक? हाँ, कौन सा तेरा हक? बता ना, हातिम उसे धक्के देते हुए बोला।
बता ना, किस हक से हाथ लगाएगा तू? हातिम फिर बोला। फरहान ने एक नज़र अब्बा हजूर को देखा, जो मुसलसल नफ़ी में सर हिलाते उसे चुप रहने का इशारा कर रहे थे। क्यों खामोश रहूं मैं? फरहान आगे बढ़ते मरियम की तरफ बढ़ा और उसे बाजुओं से पकड़ते अपने सामने किया। जानता हूँ मैं सब, पता है मुझे, तुम कुछ नहीं भूली, सब याद है तुम्हें, सिर्फ मेरा दिल जलाने के लिए ड्रामे करती हो, वो उसे झंझोड़ते हुए कह रहा था, जो मुसलसल रो रही थी। फरहान ने आगे बढ़ते उसे छुड़ाया और अपने पीछे किया। एक बार और हाथ लगाया तो जान ले लूँगा। फरहान ने उंगली उठाते उसे वार्न करने वाले अंदाज में कहा। मैं लगाऊंगा हाथ, बहन है मेरी। फरहान मरियम को अपनी तरफ खींचते हुए बोला। बहन है मेरी। सब लोग उसी लफ्ज़ पर अटक गए। पूरे कमरे में एक सुकून छा गया। आयशा सुल्तान तब से सोफे पर बैठ गई, जैसे सब खत्म हो चुका हो। क्या बकवास है ये? हातिम मरियम को उससे छुड़ाते हुए बोला। मरियम बेचारी खिलौना बने, कभी इधर जाती तो कभी उधर। फरहान साकित हुआ था, उसका दिमाग माउफ हो रहा था। बकवास नहीं, यही हकीकत है। फरहान सिरे से बोला। तुम बकवास कर रहे हो, मरियम मेरी बहन है, तुम झूठ बोल रहे हो। हातिम उसका गिरेबान पकड़ते हुए बोला। शरोज साहब जल्दी से आगे बढ़े और उन्हें दूर किया। छोड़ो इसे, सच कह रहा है वो, शरोज साहब बोले। सबको एक और धचका लगा। शहरोज़ नहीं, आयशा सुल्तान ने एहतजाज किया। चुप हो जाओ आयशा, बस बहुत हो गया। जो हकीकत है वो हकीकत है, इसे कोई नहीं बदल सकता। मरियम मेरी सगी औलाद नहीं है, शहरोज़ साहब रुंधे हुए लहजे में बोले। हातिम ने बेयकीनी से अपने बाप को देखा। आप झूठ बोल रहे हैं, मरियम मेरी बहन है, वो बोलते साथ मरियम की तरफ लपका। तुम मेरी बहन हो ना, बताओ सबको, तुम मेरी बहन हो, वो उसे झंझोड़ते हुए बोला। चटाक शरोज साहब ने आगे बढ़ते हातिम के मुंह पर एक तमाचा रसीद किया। अब अगर एक लफ्ज़ और बोला तुमने तो तुम्हारी ज़बान खींच लूँगा। हातिम ने गाल पर हाथ रखते हुए यकीनी से अपने बाप की तरफ देखा और बाजू से आंखें रगड़ते वहाँ से निकलता चला गया। पलाजू उसके पीछे बढ़ा। अगर कोई मेरे पीछे आया तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगा। हातिम ने मुड़ते बलाज को वार्निंग दी और हवेली से निकल गया। फरहान ने आगे बढ़ते मरियम को गले से लगाया। इतने सालों की हसरत और महरूमी थी जो आज पूरी हुई थी। हसरतें और महरूमियाँ इंसान को अंदर से खोखला करके छोड़ती हैं। शहरोज साहब ने आगे बढ़ते मरियम को फरहान से लेते गले से लगाया। तुम बेशक मेरी सगी औलाद नहीं हो, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें सगी औलाद से बढ़कर चाहा है। शहरोज साहब उसे गले से लगाते हुए बोले तो मरियम बेसाख्ता फूट फूट कर रोने लगी। मैं जानती हूँ बाबा, मरियम रोते हुए बोली। आप लोगों को क्या लगता है कि मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ? नहीं बाबा, मुझे सब याद है, कुछ नहीं भूली, मैं कुछ नहीं भूली, मरियम रोते हुए बोली। आयशा सुल्तान फरहान की तरफ बढ़ी और उसे गले से लगाया। फरहान का सब्र टूटा था और उसकी आंखों से गर्म स्याल बह निकला। फरहान, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मरियम को हमसे दूर मत करना। फरहान ने उनके हाथ पकड़े। मैंने भी आप लोगों के सामने ऐसे ही हाथ जोड़े थे कि मेरी बहन को मुझसे दूर ना करें, लेकिन आप लोग उस वक्त जालिम बने रहे। मगर आप फिक्र नहीं करें, मैं आप लोगों की तरह जालिम नहीं हूँ। फरहान बोला। सब लोग बारी बारी सोफ़ों पर बैठ चुके थे। अभी तक सब शॉक्ड थे। तल्ख हकीकतों को कबूल करने में थोड़ा वक्त तो लगता है ना। बरहान एकदम खड़ा हुआ और वहाँ से निकलता चला गया। मुराद और जिहान उसके पीछे गए, जबकि अहमद अब्बा हजूर की तरफ बढ़ा। हम अब चलते हैं अब्बा हजूर, आप परेशान ना हो, अल्लाह बेहतर ही करेगा। अहमद उनको तसल्ली देता लड़कियों को लेता बाहर निकला था, जबकि मरियम को फरहान ने अपने सीने में भींचा हुआ था। रात का अंधेरा आसमान से छट चुका था, मगर ये अंधेरा कभी कभी अपना असर किसी के दिलो दिमाग पर सब्त कर जाता है। न चैन से ज़िंदगी गुजारने देता है, न चैन से मौत आने देता है। चैन, हाँ चैन। ज़िंदगी, हाँ ज़िंदगी। मौत, हाँ मौत। और मोहब्बत, मोहब्बत कहाँ से आ गई? मोहब्बत बीच से गई कब थी? बीच से, हाँ बीच से। किसके बीच से? ज़िंदगी, चैन और मौत समझ से बाहर है। मोहब्बत ऐसी होती है, समझ से बाहर। पहले ज़िंदगी में आती है, फिर चैन में खलल डालती है, और फिर क्या? चैन के बगैर भी कोई रह सकता है? और जानते हो इसका अंजाम क्या होता है? क्या? मौत। मोहब्बत से काफ़ी बागी हो तुम। बागी से बागी कैसे होते हैं? हर मोहब्बत का अंजाम मौत नहीं होता, हर मोहब्बत का अंजाम ज़िंदगी भी नहीं होता। तो फिर मोहब्बत करे ही क्यों? इख्तियार में थोड़ी होती है। मालूम नहीं, मोहब्बत से काफ़ी अनजान हो शायद। खुदा करे अनजान ही रहो। किससे? मोहब्बत से नहीं, बेचैनी से। एक ही बात हुई ना।
सुबह का सवेरा कारा भी मेंशन पर रोशनी का पैगाम लेकर दाखिल हुआ था। कमरे की खिड़की से उजाला चुपके चुपके से दाखिल होते बरहान के साथ शरारत करने लगा, जिसकी रात आंखों में कटी थी। वो बेड पर सीधा लेटा था, आंखें हैरान थी और रात भर जागने से आंखों के पर्दे गहरे हो रहे थे। इतना बड़ा धोखा, तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया मरियम। तुम इसकी कीमत चुकाओगी, यकीनन चुकाओगी। मैं उस फरहान से चिढ़ता रहा, जबकि वो तुम्हारा भाई था। तो ये वो राज था। दरवाजे पर दस्तक ने उसके ख्यालात में खलल डाला तो वो होश की दुनिया में लौटा। आ जाएं बरहान। रुबाब बेगम कमरे में दाखिल होती उसे पुकारने लगी। बरहान ने कोई जवाब ना दिया। मुझे बताया जिहान ने कि कल रात वहाँ क्या तमाशा हुआ है। जो जैसे हुआ है वो वैसे नहीं होना चाहिए था। वैसे नहीं होना चाहिए था? आप लोगों के इरादे तो थे कि ऐसा होता ही ना। बरहान तल्खी से बोला। बरहान, तुम मनफी सोच रहे हो, रुबाब बेगम बोली। मैं गलत नहीं सोच रहा, बल्कि आप लोग गलत कर रहे हैं। बरहान का लहजा काटदार हुआ। क्या हो गया है? कैसे बोल रहे हो? आप लोग सारी हकीकत जानते थे, मगर मुझे सबने अनजान रखा। क्यों मम्मा, आखिर क्यों? बरहान दहाड़ा था। हमने कुछ नहीं छुपाया। कल अगर वो तमाशा ना होता तो आज हम खुद तुम्हें सारी हकीकत बता देते। तुम खुद सोचो, निकाह के वक्त अगर तुम्हें ये हकीकत पता चलती तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होता? तो हमें तो तुम्हें बताना ही था। रुबाब बेगम ने सफाई पेश की। आई एम सॉरी मम्मा, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकता। बरहान ने उनकी समाहतों पर बम फोड़ा। ठीक है, शादी मत करो, अभी निकाह कर लो। रुखसती महीन और मरियम की एक साथ हो जाएगी। रुबाब बेगम बोली। मैं निकाह भी नहीं करूँगा, मुझे वक्त चाहिए। बरहान जोर देते हुए बोला। तुम पागल हो चुके हो, कल निकाह है और तुम आज इनकार कर रहे हो। रुबाब बेगम हैरानगी से बोली। आप जो भी कहें, मैं ये निकाह नहीं करूँगा। मैं हरगिज़ किसी ऐसी लड़के से शादी नहीं कर सकता जिसका किरदार मशकूक हो। बरहान ज़ाब्ता से बोला। मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ, क्या मशकूक किरदार है उस बच्ची का? इस सब में उसका क्या कसूर है? महमद कारा बे कमरे में दाखिल होते हुए बोले, जो बरहान की सारी गुफ्तगू मुलाहिजा फरमा चुके थे। उसका ये कसूर है कि उसने मुझसे इतनी बड़ी हकीकत छुपाई। बरहान आंखें दिखाते हुए बोला। और क्यों बताती वो तुम्हें? कौन हो तुम? हाँ, कौन हो तुम? किस हवाले से वो बताती तुम्हें? जवाब दो, अब चुप क्यों हो? महमद साहब गुस्से से बोले। आप लोग जो मर्जी कह लें, मैं ये निकाह नहीं करूँगा। बरहान धाड़ा। सबसे पहले तो अपनी आवाज़ को नीचा करके बात करो। हम तुम्हारे बाप हैं, तुम नहीं। और ये क्या रट लगाई हुई है, निकाह नहीं करूँगा, निकाह नहीं करूँगा। मैं भी देखता हूँ तुम कैसे निकाह नहीं करोगे। जवान हो गए हो, इसका ये मतलब नहीं है कि हम तुम्हें कुछ कह नहीं सकते। निकाह से इनकार करके तो देखो, मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ के रख दूँगा। महमद साहब रूप से बोले। फरहान ने उन्हें हैरानगी से देखा और नज़रें झुकाकर खामोश हो गया। लेकिन फिर मेरी भी एक शर्त है। फरहान हनूस गर्दन झुकाए बोला। कैसी शर्त? महमद साहब बोले। अभी सिर्फ निकाह होगा, रुखसती तब जब मैं चाहूँगा। बरहान ने अपनी शर्त सामने रखी। ठीक है, मगर तुम निकाह ज़रूर करोगे। महमद साहब उसकी शर्त मानते हुए बोले। तो बरहान ने महज सर हिलाने पर इत्फाक किया। सुल्तान हवेली में उस वक्त परेशानी का आलम था। हातिम रात से घर नहीं लौटा था, उसका फ़ोन भी बन जा रहा था। भलाज आयशा सुल्तान ने पुकारा। जी मम्मा, हातिम का कुछ पता चला? क्या पता चलना है मम्मा, मुझे पता है वो कहाँ पर, लेकिन वो धमकी देकर गया था। तुम प्लीज़ उसे जाकर ले आओ, मुझे फ़िक्र हो रही है। वो अभी गुस्से और गम में है मम्मा। हम सब जानते हैं कि वो मरियम से किस कदर प्यार करता है। उसके लिए एक बड़ा धचका है। प्लीज़ मेरी खातिर, आयशा सुल्तान ने इल्तिजा की। अच्छा, मैं जाता हूँ। मरियम की तबीयत कैसी है? कैसी होनी है? रात भर नहीं सो सकी, थोड़ी थोड़ी देर बाद डर कर उठ जाती है। आयशा बेगम दुख से बोली। बलाज ने कुछ देर उनके चेहरे को देखा, फिर बोला। मम्मा, वो डर क्यों रही है? क्या छुपा रही हैं आप? बलाज के पूछने पर आयशा सुल्तान ने नज़रें चुराई और खामोश हो गई। मम्मा, क्या हुआ था उसके बालों को? कुछ नहीं हुआ था बलाज, तुम छोड़ो इन सब बातों को, जाओ ना हातिम के पास। आयशा सुल्तान ने बात बदली। बलाज भी खड़ा होता बाहर की जानिब बढ़ा। फरहान उस वक्त अपने ऑफिस रूम में बैठा लैपटॉप पर उंगलियां चला रहा था। सर, मे आई कम इन? उसका एम्प्लॉय ने दरवाज़ा खोलते इजाज़त चाहिए। कम इन। सर, आपने बुलाया था? हाँ अजीम, मुझे ये बताओ मिस हीर कैसा काम कर रही हैं? फरहान ने दिलचस्पी से पूछा। सर, वैसे तो अभी उन्हें ज्वाइन किए सिर्फ एक हफ़्ता ही हुआ है, लेकिन अब तक उनकी प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी जा रही है। काफ़ी मेहनती लड़की है। एम्प्लॉय बोला। सही, खैर उन्हें मेरे ऑफिस में भेजो। फरहान ने हाथ के इशारे से जाने को बोला और हुक्म दिया। लेकिन सर, आज तो वो नहीं आई। खैरियत? पता नहीं सर, इन्फॉर्म नहीं किया उन्होंने अभी तक। ठीक है, आप जाएं। फरहान ने उसे जाने को बोला और परेशानी से अपने मोबाइल को देखने लगा।
बलाज की गाड़ी एक फार्म हाउस के दाखिली गेट को अबूर करती अंदर दाखिल हुई। वो गाड़ी से उतरा और अपने कदम अंदर की जानिब बढ़ाए। वो दाखिली दरवाजे को धकेलते अंदर दाखिल हुआ। उसके कदम लाउंज की जानिब बढ़े। लाउंज में पहुंचते ही उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई, मगर हातिम उसे कहीं नज़र न आया। इतने में मुलाजिम लाउंज में दाखिल हुआ। कहाँ है वो? बलाज ने सवाल किया। सर ऊपर कमरे में रात को बहुत गुस्से में आए थे साहब, बहुत तोड़ फोड़ की आवाज़ें आ रही थी, मुलाजिम ने बताया। ठीक है तुम जाओ, मुलाजिम को इशारा करते वो खुद ऊपर की जानिब बढ़ गया। दरवाज़ा थोड़ा सा धकेलते उसने अंदर झांका। कमरे की हालत अबतर थी, हर शय टूटी बिखरी नीचे फर्श पर पड़ी थी। वो धीरे से कमरे में दाखिल हुआ और इधर उधर नज़र दौड़ाई। हातिम बेड से टेक लगाए नीचे फर्श पर बैठा था। उसकी आंखें बंद थी, शायद वो उसकी मौजूदगी को महसूस नहीं कर पाया था। बलाज धीरे से उसके साथ बैठा और उसके माथे पर हाथ रखा। हातिम को अपने माथे पर किसी का लम्स महसूस हुआ तो उसने धीरे से आंखें खोली। उसकी आंखें सुर्ख थी, सारी रात रोने के बायस बुरी तरह सूजन के शिकार थी। सामने बलाज को देखते वो सीधा हुआ। क्या हाल बना लिया तुमने अपना? बलाज ने धीमे लहजे में कहा। उसके कहने की देर थी कि हातिम अपना जब्त दोबारा खोता बलाज के गले से लगता रोने लगा। बस कर दो हातिम, हम पर रहम करो, देखो मेरी तरफ देखो। बलाज ने उसका चेहरा हाथों के प्याले में भरा। देखो बेशक मरियम हमारी सगी बहन नहीं है, लेकिन है तो वो हमारी ही बहन ना। हमारा उससे दिल का रिश्ता है, और फरहान की वो कौन सा सगी बहन है? बलाज उसे समझाते हुए बोला। क्या मतलब, फरहान की सगी बहन नहीं है? हातिम ने हैरत से पूछा। दरअसल फरहान के बाबा की 2 शादियां थी। फरहान उनकी दूसरी बीवी में से है, जबकि मरियम पहली बीवी, यानी हमारी पुप्पो में से, जिनको कभी उन्होंने कोई अहमियत ही नहीं दी। बलाज बोला। चलो शाबाश, घर पर सब परेशान है तुम्हारे लिए। मरियम कहीं नहीं जाएगी। फरहान बुरा नहीं है, तुम खामखा उससे इतना लड़े। इस वक्त तो सख्त जहर लग रहा था। हातिम उनकारा भरते हुए बोला। चलो उठो शाबाश, सब इंतज़ार कर रहे होंगे। बलाज उसे खड़ा करते हुए बोला। बलाज ने पहले उसका मुंह हाथ धुलाया और फिर वो दोनों हवेली के लिए निकले। फरहान उस वक्त सेंटोरस मॉल में मौजूद शॉपिंग कर रहा था। उसे अपनी प्यारी सी बहन के लिए प्यारा सा तोहफा खरीदना था, जो वो खरीद भी चुका था। अब वो बेमकसद इधर उधर घूमे जा रहा था। सामने उसे मर्दाना कपड़ों का एक ब्रांड दिखा तो उसने अपने कदम अंदर की जानिब बढ़ाए। अंदर पहुंचते उसने अपने लिए कपड़े देखने शुरू किए। वो थोड़ा आगे गया तो उसे एक जानी पहचानी शक्ल एक रैक के पास खड़ी नजर आई। दिमाग पर थोड़ा जोर दिया तो उसे याद आया। ओहो कमिश्नर साहब। वो मुस्कुराते हुए मुंह में बुड़बुड़ाया। फरहान उसके पीछे जा खड़ा हुआ। मुराद ने अपने पीछे किसी की मौजूदगी को महसूस किया तो अपना रुख मोड़ा। तुम? मुराद हैरानगी से बोला। हाँ मैं बस अपने लिए कुछ देख रहा था तो तुम नज़र आ गए। फरहान मुस्कुराहट सजाए बोला तो मुराद भी मुस्कुरा दिया। वो ऐसा ही था, मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से देता था। मुराद इसको इतने में बरहान उनकी तरफ बढ़ा और फरहान को देखकर टिटका और फिर मतानत से नज़रें फेर गया। फरहान की मुस्कुराहट मधम हुई। कैसे हो बरहान? फरहान ने दिल बड़ा करते पूछा। कैसा होना चाहिए मुझे? बरहान तल्खी से बोला। फरहान का दिल डूब कर उभरा। बरहान। मुराद ने उसे खामोश कराना चाहा। ठीक हूँ मैं, बरहान अजनबियत से बोला। अच्छी बात है। फरहान ने उसका शाना थपका और बोलते साथ वहाँ से चला गया। मुराद उसके पीछे लपका। उसे शर्मिंदगी ने आन घेरा था। वो शिद्दत से इस बात की तायद कर रहा था कि बरहान को उसे बात नहीं करनी चाहिए थी। फरहान। मुराद ने फरहान को पुकारा तो उसके कदम रुके। उसने रुख मोड़ते मुराद को देखा। तुम प्लीज़ उसकी बातों का बुरा मत मनाना, अभी थोड़ा गुस्से में है। मुराद नरमी से गोया हुआ। अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। फरहान ने उसका शाना तबका। कल तक देखना ठीक हो जाएगा। मुराद ने उसे तसल्ली दी तो वो महज मुस्कुरा दिया। चलो मैं चलता हूँ। फरहान बोला। ठीक है, नंबर है मेरा तुम्हारे पास? हाँ हाँ, हनान से मैंने सबके नंबर ले लिए थे। फरहान बोला और वहाँ से चला गया। मुराद वापस अंदर गया तो बरहान शॉपिंग बैग उठाए बाहर ही आ रहा था। मुराद उसके सामने खड़ा हुआ। तुझे उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी पागल। वो भाई है मरियम का क्या सोचेगा? मुराद बोला। तो मैं क्या करूं? जो सोचता है सोचे, मुझे परवाह नहीं। फरहान लापरवाही से बोला। एक दिन बेटा तेरी ये सारी लापरवाहियां निकल जाएंगी और उस दिन तुझे पछतावा होगा। अल्लाह करे तुझे पहले ही हदायत मिल जाए। मुराद अफसोस से बोला और बरहान खामोशी से चलता गया और वो दोनों शॉपिंग मॉल से बाहर निकल गए। तो जनाब ये थी आज की एपिसोड। और यार मैं कुछ
मसरूफ़ियत की वजह से रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही आजकल, क्योंकि मैं शादी अटेंड करने जाना है, तो इसके लिए ऑफ़ कोर्स एक तो हाय कितने अरसे बाद मैं किसी की शादी अटेंड कर रही हूँ। मैं जब हॉस्टल और यूनिवर्सिटी में थी ना, तो बहुत सारी शादियाँ मैंने ऐसे मिस की हैं कि यूनिवर्सिटी में कुछ ना कुछ होता था तो जा नहीं पाती थी, कभी कुछ होता था। पिछले साल भी मैंने एक शादी इस वजह से मिस की कि मेरे मिड टर्म्स चल रहे थे। तो मिड टर्म्स, यार अब तो मिड टर्म यही बोलते हैं ना, मेरे को तो अब सही से याद भी नहीं कि क्या बोलते हैं। ओह माय गॉड, एक चीज़ से आप कट ऑफ हो जाओ ना तो आपको फिर वो बड़ी अजीब सी लगती हैं। तो कभी देते थे, कभी होते होंगे ये कुछ, ये भी तो कुछ था ही पढ़ाई में, ये भी यूनिवर्सिटी में कुछ तो होता है जो हम नहीं दिए थे। खैर, तो वो फ़ेज़ अब गुज़र चुका है, तो अब हमारा फ़ेज़ थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ का स्टार्ट होने वाला है, इन द सेंस कि अब रोज़गार माश यही तो होता है। जिनकी स्टडी ख़त्म हो जाए, सारी ज़िंदगी पढ़ाई करो और एंड पर बड़े ही आप वेले हो जाते हो सीरियसली। तो मेरे साथ तो यही वाला सीन हुआ है। तो अब जाकर मुझे इतने सालों बाद किसी की शादी नसीब हुई है, तो फिर मैंने कहा कि थोड़ा सा फ़ोकस कर लें तैयारियों पर, ये ना हो कि हम अच्छे ना लगें शादी पर। तो इसीलिए फिर मैं ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही। हो सकता है कि डेली बेसिस पर आप लोगों को 20 मिनट की ही वीडियो मिले एक। तो यार मैं बस यही चाहती हूँ कि गैप ना आए, गैप आ जाता है तो बहुत बुरा होता है, गैप नहीं आना चाहिए। और खैर से मेरा एक चैनल डीमोनेटाइज हो गया है, तो उसका वो चल रहा है एक इशू, उसकी वजह से माह मलका मैं नहीं दे पा रही, और इधर से मिस्टर मिसेस बीस्ट मुझसे रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही, और मेन का भी जो मैंने स्टार्ट किया अरब से जुड़ने का सफ़र, वो भी दरमियान में लटक गया अब। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इंशाल्लाह जल्दी कंप्लीट होंगी जब मैं आऊँगी शादी खा खू कर। और तो बाकी हम लोग अब चलते हैं नावल की तरफ। अच्छा, मैंने ये पहले ही इतना कुछ बताया इसीलिए ताकि आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहें। अगर एपिसोड नहीं आती तो समझ आइएगा कि थोड़ी आपी खाने च बिजी आ शादी। ते हुण मैं तुहानूं दस्सनी आ कि इंदा अज दा रिव्यू किदा। बात करते हैं अगर हम लोग बरान की, तो यार वो तो थोड़ा वो भी ओवर रिएक्ट कर रहा है, हातिम भी बहुत ओवर हो रहा है। और बाकी क्या है, बाकी यार कुछ अभी स्पाइसेस वाला नहीं हुआ। थोड़ा सा जेहान इतने सीन तो आए नहीं है जिस पर हम बात करें, लेकिन वो मुझे ओवर लगा। वो कहते मरियम ने, इसने मुझे नहीं बताया, अब मैं इससे निकाह नहीं करूँगा। हाँ, मुझे गुस्सा आया उस पर। और फिर वो दूसरे वाला, वो क्या नाम है उसका, हातिम, वो रो रहा है यार। ऐसे कौन करता है यार। ठीक है, मैं फिर भी समझती हूँ, फिर भी यार वो इतना भी बहन भाइयों का नहीं होता यार। थोड़ा थोड़ा ड्रामेटिक नहीं हो गया यार। चलो जी, कह देखते हैं कि अब आगे क्या होता है और कितने ड्रामे देखने पड़ेंगे हमें। तो ये तो फिर चलेगा। वैसे ये है कि इसकी स्टोरी इंटरेस्टिंग इस वे से है कि इसमें बहुत सारे करैक्टर हैं। आपको, आप इधर से एक करैक्टर से निकलोगे दूसरे में उलझ जाओगे, इधर से तो वो क्या कहते हैं ना कि आपको वो नहीं होगा, आपको सोचने का मौका नहीं मिलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इधर से निकले तो उधर फंस गए, उधर से निकले तो इधर फंस गए। तो ये वाला सीन चलता रहेगा। तो फिर मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।